नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय बहुत कुछ हो रहा है। आज बात जरा जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से कुछ खबरें आ रही हैं। आपने पिछले दिनों खबर देखी ही होगी कि प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को, जो पहली ट्रेन है जम्मू कश्मीर पहुंचने वाला, घाटी यानी कटरा से श्रीनगर पहुंचने वाली, तो अब ट्रेन से हम कटरा से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन गुजरेगी दुनिया के स्टील के बने हुए सबसे ऊंचे पुल से, जिसकी हाइट पेरिस के एफिल टावर से भी ज़्यादा है। तो ये ताकत है भारत की इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की और भारत की प्रगति की दुनिया के सामने। और भारत लगातार इसका प्रदर्शन कर रहा है। ये इत्तेफाक की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना के बाद शुरू हुआ। दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी। उसके बाद वंदे भारत के जरिए उसका उद्घाटन करके, हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री ने दिखाया कि जम्मू कश्मीर विकास के हाईवे पर नहीं, एक्सप्रेस वे पर दौड़ रहा है। और जिस ऊंचाई को छू रहा है उसके बारे में कल्पना करना आज से 10-11 साल पहले बहुत कठिन था। तो कश्मीर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये सब पिछले 11 सालों में हुआ है, लेकिन सवाल उसका नहीं है। ये तो सरकार के हाथ में, ये सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की जो डेवलपमेंट के प्रति निष्ठा है, उससे इन सब चीज़ों से निकलता है। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास है, उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज लागू हुआ 370 खत्म होने के बाद, आरक्षण लागू हुआ। देश का संविधान पहली बार 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद देश में लागू हुआ। और इतना ही नहीं, SC ST को आरक्षण मिला जम्मू कश्मीर में पहली बार। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370-35A खत्म करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ। हम कहते थे और सही भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन सचमुच जो है ये शक पैदा करता था कि स्पेशल स्टेटस फिर क्यों है। तो वो एक अलगाव का कारण बना हुआ था, जिसको 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया, मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद से वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए और फिर विधानसभा चुनाव हुए। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी गलती थी सरकार की, अगर कश्मीर पॉलिसी को लेकर कहें पिछले 11 सालों में, तो वो है विधानसभा चुनाव कराना। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इस गलती के लिए सबसे ज़्यादा, सरकार से भी ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, जिसका दबाव था, जिसने सरकार से आश्वासन लिया अदालत में कि आप डेट तय कर दी कि इस तारीख से पहले, इस महीने से पहले आप विधानसभा चुनाव कराएंगे। गनीमत है सरकार ने स्टेटहुड देने का वादा सीधे सीधे नहीं किया, कोई तारीख नहीं बताई। ये ज़रूर कहा कि हम स्टेटहुड देंगे जब परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कश्मीर के कई दौरे पर। उसके अलावा भी जब भी उनसे पूछा गया कि स्टेटहुड कब मिलेगा जम्मू कश्मीर को, तो उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्टेटहुड का संबंध किस बात से है, किस परिस्थिति से है। अब थोड़ा अभी हाल की घटना पर आ जाइए। प्रधानमंत्री वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर में। वहाँ उस कार्यक्रम में जाहिर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे। तो उनकी शिकायत क्या थी? इतने बड़े डेवलपमेंट और इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने के बाद भी उनकी शिकायत तो जैसे छोटे बच्चे की शिकायत होती है। उन्होंने कहा, वहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि LG साहब का तो प्रमोशन हो गया, मेरा डिमोशन हो गया। उनका मतलब था कि यूनियन टेरिटरी बनने से लेफ्टिनेंट जनरल को ज़्यादा अधिकार मिल गए पहले से, जबकि फुल स्टेटहुड नहीं होने के कारण जो है मुख्यमंत्री की पावर, मुख्यमंत्री की ताकत घट गई। तो ये बात उनको जो है अभी तक साल रही है कि वो पूरे मुख्यमंत्री नहीं हैं।
मतलब पूरे अधिकार के साथ मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। पहलगाम की घटना पर उनके आज रिएक्शन आप देखते तो उनका पहला रिएक्शन था कि कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में है नहीं, तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, एलजी जाने, केंद्र सरकार जाने। लेकिन अभी ईद उल अजहा जो हुआ है, जिसको आम बोलचाल में बकरा ईद कहते हैं, उस पर श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उसमें ताला लगा दिया प्रशासन ने। उस दिन जो है ईद की नमाज वहाँ उस मस्जिद में नहीं पढ़ने दी गई। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए। आखिर ये वही लोग थे जिन्होंने पहलगाम की घटना के बाद जब उस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ तो उसमें शरीक हुए, उसका समर्थन किया। सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है उन्होंने जो कहा। लेकिन उमर अब्दुल्ला कैसे भूल गए कि ये वही लोग थे जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को निकाला, उनकी हत्या की, उनके घरों पर, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। जो भी अपराध जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो सब किया। यहां तक कि आतंकवादियों को जो घर में छिपे हुए लोग थे उनके बारे में भी उनके पड़ोसियों ने बताया। ये वही लोग थे, ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के जनाजे में लाखों की संख्या में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। ये बात क्यों उमर अब्दुल्ला को याद नहीं आई? ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, संरक्षण देते हैं। आखिर ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स 3,500 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं, ये कहाँ से आए? किसी और देश से तो आए नहीं, ये तो घाटी के लोग ही हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इन पर विश्वास करना चाहिए। कैसे विश्वास करना चाहिए? आप बार बार पीठ पे छुरा घोंपते रहे और आप पर विश्वास करना चाहिए। तो मैंने जो शुरू में बात कही, कश्मीर बदल रहा है, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं कश्मीर में। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसी से जुड़ी हुई बात है कि कश्मीरी नहीं बदल रहा है। कश्मीरियों की जो मानसिकता थी आज से 30 साल, 35 साल, 77 साल पहले, वही आज भी है। भारत से प्रेम उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये मजबूती का संकेत नहीं है। वो भारत से प्रेम दिखाएंगे, तिरंगा भी उठा लेंगे, भारत माता की जय का नारा भी शायद लगा दे। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसके विरोध में जुलूस निकलेगा तो उसमें शामिल भी हो जाएंगे। लेकिन मौका आने पर आतंकवादियों को मदद करने से चूकेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों करना चाहिए? सज्जाद लोन है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रमोट किया। एक तरह से कोशिश की थी अगर हंग असेंबली आए और जो है पीडीपी और एनसी को रोकने की ज़रूरत पड़े तो उनको मुख्यमंत्री भी बनाने के बारे में विचार कर रही थी पार्टी। और जब भाजपा की संयुक्त सरकार बनी थी पीडीपी के साथ तो उसमें सज्जाद लोन की पार्टी भी शामिल थी, उसमें वो मंत्री भी थे। वो कह रहे हैं कि इन लोगों मतलब अब आप देखिए ये नाम नहीं ले रहे हैं, इन लोगों से मतलब उनका भारत के लोगों से है, भारत सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी से है, किससे है ये स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कहा इन लोगों को भारत के मुसलमान नहीं पसंद है, इन लोगों को दुबई और मुस्लिम देशों के मुसलमान पसंद है। वहाँ जाते हैं उनको गले लगाते हैं, यहाँ विश्वास नहीं करते। तो वहाँ जिनको गले लगाते हैं वो पीठ में छुरा नहीं मारते हैं, वो मदद करते हैं, वो आतंकवादियों के डिपोर्टेशन में मदद करते हैं, वो विकास में मदद करते हैं। वहाँ हमारे जो लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके जीवन को सुधारने में मदद करते हैं। आप क्या करते हैं? कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बनाने में उन्हीं लोगों का हाथ है जिन पर विश्वास करने की बात उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को ऐसा तो है नहीं कि ये बातें समझ में नहीं आती या उनको जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति उन्हीं लोगों से है जो आतंकवादियों के समर्थक हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकवादियों के लिए काम करते हैं। उनके खिलाफ एक शब्द बोला हो उमर अब्दुल्ला ने? मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो बताइएगा।
आतंकवादियों के खिलाफ चुप रहने वाले और लगातार वो और उनके पिता वकालत करते रहे हैं अनुच्छेद 370-35 से हटने से पहले कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए कश्मीर के बारे में। क्यों बात करनी चाहिए? जो पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, हमारे यहाँ निर्दोष लोगों को मरवा रहा है, उससे बात करनी चाहिए। ये इन लोगों का 77 साल से लगातार स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समय पर या एक घटना के कारण ऐसा कुछ बोल दिया हो, लगातार है। यही उमर अब्दुल्ला है जिनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर 370 को छुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। उन फारूक अब्दुल्ला पर भरोसा करना चाहिए सरकार को। तो मैंने इससे पहले भी कश्मीर पर एक वीडियो बनाया था और कहा था, मैं उस राय पर आज भी कायम हूं कि घाटी के लोगों पर, घाटी के मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां तक भारत पाकिस्तान के संबंध की बात है, जहां तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का संबंध है, जहां तक आतंकवादियों को पनाह देने का संबंध है, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई भी जब बात कही जाती है वो 100% के लिए नहीं होती है, मेजॉरिटी के लिए होती है। अधिसंख्यक कौन है? अधिसंख्य ऐसे लोग हैं घाटी के मुसलमान जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जबान पर हिंदुस्तान बोलते हैं। वो जबान से हलक से यहां से इसके नीचे जो है हिंदुस्तान नहीं उतरता और यहां से दिल से जो है पाकिस्तान नहीं निकलता। तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, इससे पहले बहुत से लोगों ने कहा, मैंने सरदार पटेल का भी उदाहरण दिया था आपको, और इसके अलावा बहुत से नेताओं ने कहा है कि जब तक घाटी में डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा, घाटी की स्थिति, मनस्थिति, वहां का वातावरण नहीं बदलेगा। आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मिलती रहेगी घाटी में जब तक डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। दुनिया में कहीं भी उठाकर देख लीजिए, इस जैसे ही डेमोग्राफी बदलती है वैसे ही कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं। देश के देश कैसे क्या थे और क्या हो गए, इसका उदाहरण है। और बाहर क्यों जाए, कश्मीर में ही देख लीजिए। कश्मीर में कैसे एथनिक क्लिंजिंग हुई हिंदुओं की, ये बिल्कुल पूरी दुनिया ने देखा। और उस वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्या 370-35 से हटने के बाद भी कोई एक भी कश्मीरी मुसलमान सामने आया कि ये संपत्ति थी, ये घर था, ये ज़मीन थी जो हिंदुओं की थी, हमने कब्जा कर लिया था, हम छोड़ रहे हैं? आज भी उस पर काबिज है। आज भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अगर कश्मीरी हिंदू लौटकर जाना चाहे, वहां रहना चाहे, बसना चाहे तो बस सके, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कौन सा पड़ोसी उनका साथ रहने वाला कब आतंकवादियों को उनका शिकार बनवा देगा, इसके बारे में कोई भरोसा नहीं। तो उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि वो भारत के प्रति उनकी निष्ठा कैसी है, कैसी रही है, और आतंकवादियों के बारे में उनका क्या विचार रहा है, उनके परिवार का क्या विचार रहा है। उनकी पार्टी बहुत मजबूत, बड़ी ताकतवर थी 1990 में, 89-90 जब से ये शुरू हुआ। आतंकवाद का सिलसिला तो 1947-48 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से लगातार आतंकवादियों को ट्रेन करके और उनका ब्रेन वॉश करके घाटी में भेजा जाना। हालांकि ब्रेन वॉश की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है बचपन से, उसके बाद किसी को ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब उमर अब्दुल्ला को दिखाई नहीं देता। उनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि स्टेटहुड मिले और उनको मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को जो अधिकार मिलते हैं वो सब अधिकार मिल जाए। उनको जम्मू कश्मीर की, देश की चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपने पद के साथ मिलने वाली सुविधाओं से, अधिकारों से। आज जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से
पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, उनकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिए, ऐसा कर भी दिया सरकार ने तो भी वो आतंकवाद के विरोध में खड़े हो जाएंगे जैसे पूरा देश खड़ा है, ये संभव नहीं है। ये जो अल तकैया का सिद्धांत है, उस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई इस देश में चलता है तो कश्मीर के मुसलमान हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बात बदलते रहते हैं, अपनी भाषा, अपने भाषण बदलते रहते हैं। वो जब देखेंगे कि संकट में हैं और उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, तब वो भारत के समर्थन की बात करेंगे। जैसे ही उनको लगेगा कि नहीं हम बोल सकते हैं, जैसे ही उनको लगेगा कि पाकिस्तान के समर्थन, आतंकवादियों के समर्थन में बोलने से हमको कोई नुकसान नहीं होगा, आप देखिए पत्थरबाजी की घटना आखिर यही लोग तो करते थे। उमर अब्दुल्ला को मालूम नहीं है क्या पत्थर चलाने वाले कौन थे? वो कहीं बाहर से आए थे क्या? उन्हीं लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे सुरक्षा बलों पर, सेनाओं पर पत्थरबाजी करते थे, गोलियां चलाते थे, बम चलाते थे, जो लाल चौक पर तिरंगा झंडा जला देते थे। आखिर वो लोग कहां चले गए? देश छोड़कर तो नहीं चले गए, उसी घाटी में रह रहे हैं। तो वो सिर्फ अभी चुप हैं। उनको लग रहा है कि अभी माहौल उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए चुप है। इसलिए नहीं कि वो बदल गए या उनका दिल बदल गया। दिल ऐसे नहीं बदलते। दिल बदलने का संकेत बहुत साफ साफ दिखता है, जो अभी घाटी में दिखाई नहीं दे रहा है। पहलगाम की घटना होती ही नहीं अगर कश्मीरी मुसलमानों का दिल बदल गया होता। उनको वहां पहुंचाने, जो सैलानी थे उनको वहां तक ले जाने, और पुलिस को बिना सूचना के बैसरन घाटी को खोलने, इन सब में कश्मीर घाटी के मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए जो ये धरपकड़ शुरू की है सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस ने, यही बताता है कि घाटी के मुसलमानों का दिल नहीं बदला है और वो बदलेगा भी नहीं। जो थोड़ा सा दबाव है वो विकास की जो योजनाएं हैं, जो बदलाव उससे आ रहा है, जो लोगों का एम्पावरमेंट हो रहा है, और उसके अलावा जो है जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ रही है और पाकिस्तान की ताकत घट रही है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत से पिट रहा है, उसकी वजह से वो चुप है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान उनके बचाव में आ नहीं पाएगा। वो अपना बचाव नहीं कर पा रहा है, उनके बचाव में कहाँ से आएगा? इसलिए चुप है, और ये चुप्पी बड़ी घातक है। दुश्मन जब बोलता है, अपनी पहचान बताता है, तब उससे निपटना आसान होता है। दुश्मन जब छिपकर वार करने की तैयारी करता है, तब खतरा बढ़ जाता है। ईद के मौके पर जामा मस्जिद में ताला लगाना और वहां नमाज की इजाज़त न देना, ये बहुत साफ संकेत है, बल्कि प्रमाण है। प्रशासन को अभी घाटी के मुसलमानों पर भरोसा नहीं हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि जो है कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी। कौन करता? अब कश्मीर में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि दो संप्रदाय हैं जिनके बीच झगड़ा हो गया, तनाव हो गया, उसने उकसा दिया, इसने उकसा दिया, इसने मस्जिद के सामने डीजे बजा दिया, इसने गाना बजा दिया, इसने नारे लगा दिए। ऐसा करने वाला कोई है ही नहीं। फिर कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका क्यों है? और वो भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देने से। वो कौन लोग हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा बने हुए हैं? बाहर से आए हुए लोग तो है नहीं। तो उमर अब्दुल्ला ये सवाल उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक ले कि दरअसल कश्मीर और घाटी के मुसलमान जो है, उनका रवैया क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके दिल में क्या है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जो उनके दिल में है वही उमर अब्दुल्ला के दिल में है। उमर अब्दुल्ला को सत्ता चाहिए, इसके लिए वो समझौता कर सकते हैं। इसलिए ये कश्मीर घाटी की जो दूसरे मुसलमान हैं, उनको भी अपना बिजनेस, अपने परिवार की तरक्की चाहिए, इसलिए समझौता कर सकते हैं। ये जो टूरिस्ट बढ़ रहे थे, इससे फायदा भारत के किसी और हिस्से को नहीं हो रहा था।
कश्मीर के घाटी के मुसलमानों को हो रहा था। लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। आतंकवादियों को पनाह देकर, उनको नरसंहार करने का मौका देकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और अगर आपको लगता हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बदल जाएगा या इन लोगों का मन बदल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। तो फिर कह रहा हूं, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीरी नहीं बदल रहे। और कश्मीरी जब कह रहा हूं तो जाहिर है कि कश्मीरी मुसलमानों के अलावा और तो कोई बचा नहीं है वहां। तो आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर के वास्तविक हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कश्मीरी नहीं बदलेंगे, और कश्मीरी तब तक नहीं बदलेंगे जब तक वहां की डेमोग्राफी नहीं बदलेगी। तो कश्मीरियत जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस गलतफहमी से हमको बाहर निकल जाना चाहिए, और जितनी जल्दी इस बात को समझ लें उतना ही अच्छा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।